हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एक नए आर्टिकल के जो भी निचोड़ होगा, उस सारी चीज़ें जो आपकी प्रीलियम से रिलेटेड और मेन से रिलेटेड होंगे, उनका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो मुख्य रूप से आपके इकोनॉमिक्स का टॉपिक रहने वाला है आज का। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। हम लोग उसी चीज़ को डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो प्रीलियम्स से रिलेटेड हो, चाहे आपके मेन से रिलेटेड हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आरबीआई का टूल्स, और साथ साथ जो इन्फ्लेशन है उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। और हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे कि कैसे ओएमओ के तहत आरबीआई जो है रुपयों को यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, या मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ाता है, किस तरह से बढ़ाने का काम करता है केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक आप समझ रहे होंगे किसको मैं कह रहा हूँ, आरबीआई को कर रहा हूँ। जैसे भारत के अगर दृष्टि में देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसा क्यों करता है, करेंसी स्वैप क्यों करता है, या फिर से अगर देखा जाए कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत खरीद या बिक्री कैसे क्यों करता है, क्या कारण आती है, किस कारण से करता है, तो उसका एक सिंपल सा फंडा होता है, वह भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि महंगाई, इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन, महंगाई है क्या। महंगाई जब वस्तु के मूल्य में क्या होने लगे, सामान्यतः वृद्धि होने लगे। जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने लगे तो उसे कहते हैं महंगाई। आइडियल आप जानते होंगे कि 2 से 6% के आसपास होना चाहिए महंगाई, यानी 4 ± 2 होना चाहिए, ठीक है। इतना रहना चाहिए, यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 होना चाहिए किसी अर्थव्यवस्था के वृद्धि के लिए। एक स्थिति ये भी होती है कि महंगाई जब होती है यानी इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या होता है, आर्थिक वृद्धि भी बढ़ती है, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ा तो आर्थिक वृद्धि भी बढ़ती है। अच्छा, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है। आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड होता है, जीडीपी आपका बढ़ रहा है, वो होता है आर्थिक वृद्धि, ठीक है। अब उसमें अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें भी दो तरह का होता है, एक वास्तविक होता है, एक नॉमिनल होता है, ठीक है। तो एक नॉमिनल जीडीपी होता है और एक मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो है रियल जीडीपी होता है, ठीक। तो दोनों में अंतर है, वो जीडीपी के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ हम नहीं जानेंगे। यहाँ पे हम आएंगे जो हम लोगों का मुख्य आज का टॉपिक रहने वाला है। तो जो आर्थिक वृद्धि होती है उसका मतलब क्या हुआ कि जीडीपी में वृद्धि, ठीक, यानी देश के इनकम में वृद्धि। वो अलग बात है कि वो आधार वर्ष क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग जब जीडीपी पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन आर्थिक समृद्धि और वृद्धि जो शब्द है वो दोनों एक है, लेकिन अगर देखा जाए कि आर्थिक विकास की अगर बात किया जाए, यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की अगर बात किया जाए, इसका मतलब क्या होता है, इसका आशय क्या होता है। इसका आशय होता है कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ समावेशी विकास भी हो, ठीक है, यानी सामाजिक विकास भी हो। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ क्या हो, सामाजिक विकास हो। अब सामाजिक विकास कब हो सकता है, जब तक आर्थिक वृद्धि नहीं होगी, यानी जब तक पैसा नहीं होगा तब तक क्या आर्थिक विकास संभव है, डेवलपमेंट क्या संभव है, नहीं है, सीधी बात है, नहीं है। तो आर्थिक वृद्धि के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है, लेकिन आर्थिक विकास के बिना आर्थिक वृद्धि तो संभव है, ये तो संभव नहीं जा सकता है। तो आर्थिक विकास जो है यह मल्टी डायमेंशन इसका है, जिसका नज़रिया अगर आप देखेंगे तो मल्टी डायमेंशन है। हो सकता है कि जो समावेशी मुख्य रूप से देखा जाए, अगर विकास की जो बात करते हैं, हो सकता है किसी के पास जो सामाजिक विकास हो केवल जल की आवश्यकता हो सकता है किसी को उससे अधिक आवश्यकता हो, ठीक। ये मल्टी डायमेंशन होता है। तो एक समय होता है कि जहाँ पे आर्थिक वृद्धि, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, आर्थिक वृद्धि भी क्या होती है, बढ़ती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मनी सप्लाई जो होती है वो सबके हाथों में आ जाती है, ठीक है। मनी सप्लाई ज़्यादा आ जाती है, मनी सप्लाई ज़्यादा आ जाती है, इसका मतलब मार्केट में क्या होता है, तो तरलता क्या होगा, बढ़ेगा। अब मार्केट में जब तरलता बढ़ेगा तो इसका मतलब सबके पास क्या आ जाएगा, मनी आएगी, सबके पास मनी आएगी। जब मनी आएगी तो लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो क्या करेंगे, परचेज करना शुरू करेंगे। और जब क्रय करेंगे
तो डिमांड क्रिएट होगा, और डिमांड क्रिएट होगा और सप्लाई चेन अगर बना रहा है तो सीधे सीधे क्या होगी, आर्थिक वृद्धि होगी। सही है, तो क्या होगा, आर्थिक वृद्धि होगी। लेकिन यह आर्थिक वृद्धि जो है, जो इन्फ्लेशन होता है, यह इन्फ्लेशन के कारण जो आर्थिक वृद्धि हो रहा है, यह आर्थिक वृद्धि एक निश्चित सीमा पर ही, एक निश्चित सीमा तक ही हो सकती है। उसके बाद उसके परे अगर आप जाएंगे तो वह आर्थिक वृद्धि नहीं होती है, धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? जैसे आप सपोज कीजिए कि अभी जो हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जी, अगर फूड इन्फ्लेशन की मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, हरी सब्जियां हैं, इनका रेट जो है, इनका जो मूल्य है अगर कम हो जाए, या सपोज दैट आप टमाटर ही ले लीजिए, इसका मूल्य अगर कम हो जाए तो सभी लोग क्या करेंगे, इसको कंज्यूम करेंगे। सीधी बात है, सभी लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। अगर इसका रेट थोड़ा सा बढ़ा, जैसे मान लीजिए 10 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो से या 20 रुपये किलो प्रति किलो हो गया, 20 रुपया से 30 रुपया तक प्रति किलो हो गया, तब तक तो इसकी डिमांड बनी रहेगी, इसकी डिमांड जो है मार्केट में बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही यह 50 रुपया हो गया, 50 रुपये से बढ़ते बढ़ते 200 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, अब इस स्थिति में अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डिमांड कैसी होगी, तो क्या सभी लोग इसका डिमांड कर रहे होंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब इसका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, यानी आवश्यकता से ज़्यादा आया। जब आवश्यकता से ज़्यादा हाई हो गया तो डिमांड भी उस समय धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे कि चलो भाई एक टाइम टमाटर नहीं खाएंगे, काम चलेगा। अब टमाटर सस्ता होगा तो फिर से खरीदा जाएगा। जैसे लहसुन में आप लोग देखे होंगे, उसमें जब ज़्यादा दाम बढ़ गया होता तो उस समय क्या होता है, कंज्यूम करना लोग कम कर देते हैं। या प्याज से आप एग्जांपल वहाँ पे देख सकते हैं, प्याज की जब रेट ज़्यादा बढ़ गई होती है, जैसे 100 200 150 किलोग्राम आसपास, तो उस समय कंज्यूम कम कर देते हैं लोग। ठीक है, लेकिन वही जब सस्ता रहता है, यानी इन्फ्लेशन कम रहता है, तो लोग कंज्यूम भी ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब लोग कंज्यूम करेंगे, खरीदेंगे, तो इसका मतलब मनी जो है वह उनके हाथ से निकलेगा, और जब पैसा हाथ से निकलेगा तो क्या होगा, आर्थिक वृद्धि होगी। लेकिन यह एक स्थिति तक होगी। अगर उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, जैसे मैं अभी बताया एग्जाम्पल 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक हो गया, तो उस समय कोई खरीदने जाएगा टमाटर को? बाय द वे कोई जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वह खरीदेगा, अन्यथा कोई खरीदने नहीं जाएगा। जब नहीं खरीदने जाएगा तो कंज्यूम नहीं होगा, और जब कंज्यूम नहीं होगा तो सीधी सीधी बात है कि क्या होगा, ये मनी जो है मार्केट में नहीं जाएगी। अब नहीं जाएगी तो क्या होगा, आर्थिक वृद्धि उस स्थिति में क्या होने लगेगी, नीचे गिरने लगेगी। यही कारण है कि आरबीआई के पास, इवन आरबीआई नहीं, गवर्नमेंट के पास भी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन गवर्नमेंट आरबीआई पर थोपती है। तो आरबीआई के पास क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यह जो आर्थिक वृद्धि और जो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, जो महंगाई है, मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि, इन दोनों को क्या करके रखे, संतुलित करके रखे। दोनों को संतुलित रख करके कौन रखे, आरबीआई। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दी गई है, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है 2016 में आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई का एक्ट कब का है, 1934 का है। उसमें 2016 में अमेंडमेंट करके एक कमेटी बनाई गई, आपको पता होगा उस कमेटी का क्या नाम है, एमपीसी, उर्जित पटेल कमेटी, उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पे बनाई गई थी। क्या बनाएगी, एमपीसी। एमपीसी है क्या, एमपीसी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। यह मौद्रिक नीति समिति में कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर्स की संख्या होती है 6। इसका जो हेड होते हैं, जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, वो कौन करते हैं, आरबीआई के गवर्नर, गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर क्या करते हैं, इसका अध्यक्षता करते हैं। इसमें 6 मेंबर होते हैं। अब इन 6 मेंबर में 3 मेंबर
आरबीआई की तरफ से, इंक्लूडेड विथ आरबीआई गवर्नर, इसमें इन तीनों में आरबीआई गवर्नर भी होते हैं, और इन तीनों में गवर्नमेंट के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं। ठीक है, तो 6 लोग रहते हैं इसमें, 6 मेंबर होता है। अब आगे कार्य क्या अभी हम लोग समझेंगे इसमें। तो आरबीआई से 3 लोग, जिसमें से एक आरबीआई के गवर्नर और 2 जो है डिप्टी गवर्नर रहते हैं। ठीक, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक नीति समिति में ये 6 लोग होते हैं। अब इसमें जो डिसीजन जो होता है, जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो 2016 में बनी, इसमें जो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन कौन लेते हैं? आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा क्या किया जाता है? इसमें डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद से तो ये जो डिसीजन लिया जाता है वो क्या होता है? वह आरबीआई के द्वारा उस समय कुछ टूल्स जो है अपनाए जाते हैं। अब ये टूल्स अपनाए जाते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लें कि एमपीसी की जो मीटिंग होती है, बैठक जो होती है, वो कब कब होती है। इसकी जो बैठक आप देखेंगे, इसकी बैठक यानी एमपीसी की वर्ष में कम से कम कितना बार होना चाहिए? 4 बार होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट लगभग 3 माह पे एक बार इसकी क्या होती है? मीटिंग होती है। ठीक है, तो आरबीआई के गवर्नर इसकी अध्यक्षता करते हैं और 3-3 मैंने सदस्य बताए ही। तो इसके टूल्स क्या होते हैं? इसके कुछ टूल्स हैं, और ये टूल्स का प्रयोग कब करता है, क्यों करता है? तभी मैंने बताया, अभी जो पीछे मैंने बताया आपको, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और केवल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन के साथ साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन दोनों को मेंटेन करने के लिए, जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं आरबीआई, वह मुख्यतः कितने टूल्स हैं? वह टूल्स हैं, एक है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसी को हम लोगों को आज डिस्कस करना है, बाकी मैंने पिछले क्लास में बताया भी होगा। दूसरा है रेपो रेट। तीसरा है, रेपो रेट के बाद अगर आप देखना चाहेंगे तो रेपो रेट के बाद है वेरिएबल रेपो रेट। उसके बाद है रिवर्स रेपो रेट, फिर एसएलआर, फिर सीआरआर। ये कुछ टूल्स हैं आरबीआई, या बैंक रेट। ये कुछ टूल्स हैं आरबीआई का, जिसके तहत आरबीआई जो इन्फ्लेशन होता है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई महंगाई की। मैं बताया कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई तो लोग क्या करेंगे? नहीं खरीदेंगे, तो नहीं खरीदेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, पहला कंडीशन। यानी जब बिल्कुल तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगे, उस समय की बात किया जाए, यानी 6% से ज़्यादा हो जाए तब। और आरबीआई को 2 से 6% के बीच में ही इन्फ्लेशन को बना के रखना है। अब 2 से कम भी हो जाए, यानी 2% से कम हो जाए, अब आप पूछेंगे कि सर इन्फ्लेशन अगर 2% से कम हो जाए तब तो अच्छी बात है, क्योंकि सभी वस्तुएं बिल्कुल बहुत सस्ती हो जाएंगी। या बहुत जब सस्ती हो जाएंगी तो डिमांड तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि इससे आर्थिक वृद्धि क्या हो जाएगी? बिल्कुल ही स्लो हो जाएगी। जब स्लो हो जाएगी तो उस स्थिति में क्या आ जाएगा? आर्थिक मंदी आ जाएगा। उस स्थिति में आर्थिक मंदी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 2 से 6% तक या मेंटेन करके इनको रखना रहता है। अब ये टूल्स का ये प्रयोग करते हैं, तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। खासकर हम लोगों का आज टॉपिक रहने वाला है ओएमओ के ऊपर, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के ऊपर। अब ओएमओ के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ओएमओ क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन का, इस टूल्स का आरबीआई प्रयोग कैसे करता है? आरबीआई क्या है? केंद्रीय बैंक है। जब आरबीआई देखता है, चूंकि आरबीआई का जो एमपीसी है, एमपीसी के तहत आपने देखा जो टूल्स का प्रयोग करता है आरबीआई, क्यों करता है? 2 कारणों से, एक इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, और दूसरा कारण उसका क्या होता है? आर्थिक वृद्धि। तो इन दोनों को संतुलित करके लेके चलना होता है उसको। तो इसलिए ओएमओ के तहत जो आरबीआई होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत क्या करता है? अब किसी बैंक से नहीं बेचेगा। अब इसमें जैसे गवर्नमेंट के पास क्या है, ये आरबीआई के पास क्या है? जीसेक है। जीसेक मतलब सरकारी प्रतिभूतियां हैं, गवर्नमेंटेड सिक्योरिटीज हैं।
सरकारी प्रतिभूति हैं। सरकारी प्रतिभूति आप समझ रहे होंगे किसे कह रहा हूं मैं। जैसे आप कभी किसान पत्र खरीदे होंगे या डाक में पैसा आप जमा कर रहे होंगे, तो फिक्स किए होंगे जब पैसा, तो उसमें से एक पत्र मिला होगा, ठीक है। अब उसकी मैच्योरिटी रेट होगी, उस मैच्योरिटी रेट पे आप क्या करेंगे, जब वो अपने उस पत्र को, उस प्रतिभूति है एक प्रकार का, उसको लेके जाएंगे तो बैंक ब्याज सहित उसको क्या करेगा, उस नियत टाइम पे आपको उतना पैसा क्या कर देगा, ब्याज सहित लौटा देगा, ठीक है। तो ठीक वैसे ही प्रतिभूति, गवर्नमेंट के पास जो प्रतिभूति होती है, जो आरबीआई के पास प्रतिभूति होती है, उसको क्या कहा जाता है, जिससे कहा जाता है, ठीक है। अब उसमें यह ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत कैसे काम करता है, तो जब मार्केट में, जब देखता है आरबीआई कि मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है, यानी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो क्या होगा, मैंने बताया कि इन्फ्लेशन बढ़ने से आर्थिक वृद्धि तो बढ़ती है, लेकिन एक स्थिति के बाद वह आर्थिक वृद्धि सीधे नीचे की ओर होने लगती है, यानी ये वक्र ऐसे हो जाता है। वक्र कैसे हो जाता है, जैसे अगर मैं बनाऊं तो ऐसे, ऐसे हो जाता है वक्र, ठीक है। यानी एक स्थिति तक तो सही रहता है, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे क्या हो जाता है, आर्थिक वृद्धि गिरने लगता है। तो इसके लिए क्या करता है आरबीआई, जब ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इस टूल्स के तहत वो क्या करता है, केवल बैंकों से नहीं, पूरे मार्केट में कहेगा, क्या कहेगा कि भाई जीसेक ले लो, एक थैला लेगा और थैले में 4-5 या 4-5 हज़ार जितना भी उसको लगे, उस आधार पे वो क्या करेगा, जीसेक को अपने थैले में भर लेगा और भरने के बाद से बाजार में लेके चलेगा और बोलेगा, सबसे लेगा, भाई जीसेक ले लो, जीसेक ले लो, अरे जीसेक ले लो, 2 रुपये ले लो, 4 रुपये पे ले लो, 5 रुपये पे ले लो, ऐसे। यानी 2 रुपये का जीसेक लो, 10 रुपये मैं तुम्हें दूंगा, 5 रुपये का जीसेक ले लो, 50 रुपये तुमको मैं दूंगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। अर्थात ये क्या कहेगा कि अपने थैले में जो है जीसेक का, यानी सरकारी प्रतिभूतियों का गड्डी ले लेगा, गड्डी का मतलब कागज का प्रतिभूतियों का कागज एक ले लेगा, बाजार में उतर जाएगा, मार्केट में उतर जाएगा और बोलेगा भाई, भाई जिसको भी जैसे खरीदना है ले लो। अब आप बोलेंगे कि लोग जिसे खरीदेंगे क्यों, किस कारण से खरीदेंगे, इसलिए खरीदेंगे कि वो जिससे को जब खरीदेंगे तो वो लालच देगा, किस किस तरह का उसमें लालच होता है, कहेगा कि इस नियत तारीख पे क्या करेगा, आपको जैसे जीएस से खरीद, जैसे आपने 10,000 रुपया उसको इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपया आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया, कहा कि 10,000 रुपया वाला जीसेक दे दो, तो क्या करेगा, उसको ब्याज सहित जब वो आप जिसे को इसको लौटाएंगे तो आपको उस पर ब्याज मिलेगा और मेच्योरिटी डेट पे आपको उतना % का ब्याज मिलेगा। यानी ब्याज उस पर क्या होता है, ब्याज उस पर क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी इंटरेस्ट जो होता है ज़्यादा होता है। जैसे गांव में देखते होंगे, आप साहूकार के पास जाएंगे या गांव में देखते होंगे जो लोग पैसे देते हैं, उसमें 2 लोग गए अगर उनके पास पैसे मांगने, तो एक आदमी गया, पहला कहा कि आप मुझे 5,000 रुपया दे दीजिए, या आप हमें 1,000 रुपया दे दीजिए, आप हम 1,000 रुपया देंगे, मैं 5% दूंगा ब्याज। और उसी समय दूसरा व्यक्ति गया, कहा कि आप मुझे 1,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको 10% ब्याज दूंगा। ये बताइए वह व्यक्ति किसको ब्याज देगा, जो पैसा देना होगा ब्याज पे वो किसको देगा, जो 10% लाजमी है, क्योंकि उसको लाभ कमाना है भाई। तो वैसे ही व्यक्ति यह जब जीसेक लेके आता है आरबीआई मार्केट में, तो उस पर ब्याज ज़्यादा देता है, इंटरेस्ट ज़्यादा देता है। जब इंटरेस्ट ज़्यादा देता है तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करेंगे यानी पैसा देंगे और जिससे को खरीद लेंगे। क्यों, इस आशा पे कि आने वाले समय में वे क्या करेगा, जब हम जीसेक दे देंगे तो हमको ब्याज सहित क्या मिल जाएगा, हमारा मूलधन और प्लस ब्याज मिलके मिश्रधन मिल जाएगा, इसलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब आया होगा समझ में आपको। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत क्या करेगा, जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा, जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आरबीआई लेके घूमेगा मार्केट में थैला और कहेगा भाई जीसेक ले लो और मैं आपको 5% ब्याज दूंगा, मैं आपको 10% ब्याज दूंगा, जीसेक ले लो और पैसा दे दो। तो लोग उस स्थिति में क्या करेंगे कि आरबीआई है मान लीजिए, और यह लिया हुआ है क्या, जीसेक, जीसेक लिया हुआ है, और उस स्थिति में क्या करेगा, यह क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, बेच रहा है, विक्रय कर रहा है, यानी सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय कर रहा है। अब विक्रय जब करेगा तो लोग इसमें क्या करेंगे, लोग देंगे क्या, पैसा, मनी, मनी क्या देंगे, लोग आरबीआई को देंगे, और आरबीआई उसके बदले केवल क्या दे रहा है, एक कागज का टुकड़ा दे रहा है जिसका नाम क्या है, जीसेक है, सरकारी प्रतिभूति है। इसका मतलब पूरे मार्केट से क्या कर रहा है, पैसों को खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, पूरे मार्केट से
मनी को खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? खींच रहा है, लाजमी में खींच रहा है। जो क्योंकि जिसे दे दिया यानी बेच दिया और उसके बदले में पैसा ले लिया। अब सभी लोग, मैं बताया क्यों लोग दिए होंगे, क्योंकि उनको लालच है भाई, उनको लाभ कमाना है। घर में जो लोग कहेंगे कि घर में जो मैं पैसा रखा हूँ उससे बढ़िया दे दे रहा हूँ भाई, कुछ मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो दे देंगे इसको। यानी ये किया, इस टूल्स के जरिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जब बेचा, यानी जब बेचा किसको, जिसे को, प्रतिभूतियों को, तो उस समय आरबीआई के पास क्या आ गया, पैसा आ गया, मनी आ गया, यानी मार्केट से मनी आ गया। इसका मतलब क्या किया कि मार्केट से जो मनी की तरलता थी, मुद्रा की जो तरलता थी, उसको क्या किया, खींच लिया। मार्केट से मुद्रा की तरलता को खींच लिया और उसके बदले में जीसेक दे दिया है। अब लोगों के हाथ पे पैसा नहीं है और ब्याज बढ़ गया है, तो उस स्थिति में लोग सामान ज़्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? लाजिमी है कि कम खरीदेंगे, और कम खरीदेंगे तो क्या होगा, फिर से फिर इन्फ्लेशन धीरे 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 क्या हो जाएगा, डिमांड जैसे ही कम होगी वैसे ही धीरे धीरे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी महंगाई कम हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार यूपीएससी में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। इस टूल्स का प्रयोग कब करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत इस टूल्स का प्रयोग करता है, इन्फ्लेशन बढ़ गया हो या इन्फ्लेशन बहुत ही कम हो, उसको बढ़ाना हो, थोड़ा सा पुश करना हो, तो उस समय कर सकता है। तो मैंने अभी केवल बताया है इन्फ्लेशन जब ज़्यादा हो उस समय क्या करता है, बेचता है। तो बेचेगा और उसके बदले क्या इसको मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो पैसा मिल जाएगा तो सभी लोग पैसा दे देंगे, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, वाला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जब यह जीसेक जब देखा कि इन्फ्लेशन जो है बिल्कुल ही कम हो गया है, यानी अब बिल्कुल आर्थिक वृद्धि कम हो गई है, उस स्थिति में क्या करेगा, ओएमओ के तहत यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत एक केंद्रीय बैंक आरबीआई इन जीसेक का खरीदारी करेगा। क्या करेगा, बाई करेगा, खरीदेगा। किससे खरीदेगा, वही पर्सन से। मार्केट में निकलेगा, थैला लेके निकलेगा, कहेगा भाई जिससे किसी के पास हो तो दे दो, पैसा ले लो, जिसे जो है हमें दे दो और पैसा ले लो। ठीक है, यानी है कोई है किसी के पास भाई पैसा, पैसा कोई लेगा, जिसे देगा, पैसा लेगा मुझसे, जिसे देगा, तो लोग तैयार हो जाएंगे भाई, हाँ हाँ लो भाई जिसे लो अपना और पैसा दो मुझे। तो उस स्थिति में क्या किया, यह जब बेचेगा, यानी जिससे को क्या किया, मार्केट में बेचा, तो उस समय तो पैसा इसके पास आ गए थे, लेकिन ये जिससे को जब खरीद रहा है, बाई कर रहा है, तो किससे बाई कर रहा है, पर्सन से। अब पर्सन से जब बाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, यह मनी देगा, लोगों को क्या देगा, पर्सन को क्या देगा, पैसा देगा। और पर्सन जो लोग हैं वह उनके पास जिसेक रखा हुआ है, वो जिसे क्या करेंगे, इनको दे देंगे। तो इस स्थिति में लोगों के पास क्या हो गया, मनी आ गया, मुद्रा आ गया। अब मनी आ गया तो तरलता इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। अब जब तरलता बढ़ गई तो लोगों के पास पैसा आ गया, तो परचेजिंग पावर भी क्या हो गई, बढ़ गई। परचेजिंग पावर भी क्या हो गई, बढ़ गई। और जब परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई तो सीधे सीधे क्या हो गया, जो इन्फ्लेशन बिल्कुल ही कम हो गया था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। डिमांड जैसे ही बढ़ेगा, परचेजिंग पावर जैसे ही बढ़ेगी, क्रय शक्ति क्षमता जैसे ही बढ़ेगी, वैसे ही डिमांड बढ़ेगी और वैसे इन्फ्लेशन फिर क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। ये टूल्स का प्रयोग करता है। एक बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा गया है यूपीएससी में, और इस तरह से भी इसमें यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे फॉरेन में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो अन्य अन्य देशों पे भी घटित होता है। जैसे अमेरिका में, यूएसए में, वहाँ पे ब्याज बढ़ा दिया हो, इंटरेस्ट बढ़ा दिया हो, तो यहाँ पे जितने इन्वेस्टर थे वो सब वहाँ पे चले जाएंगे स्टॉक मार्केट में। वहाँ पे जब चले जाएंगे तो इस ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत ये नहीं कि केवल जीसे का ही विक्रय और क्रय करता है, डॉलर को भी खरीदता बेचता है। डॉलर को भी खरीदता बेचता है कौन, आरबीआई। अब क्यों क्यों खरीदता बेचता है, जब रुपये का अवमूल्यन हो जाता है उस स्थिति में। ठीक है, तो वहां से भी इसको लिंक किया जा सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बाकी मैंने एक पिछले वीडियो में पढ़ाया है, वहां पे आप लोग जाके देख लेंगे, आपको पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि रेपो रेट क्या है, या फिर से रिवर्स रेपो रेट क्या है, या फिर से वेरिएबल रेपो रेट क्या है, TRR कैश रिजर्व रेशियो क्या है, बैंक रेट क्या है, वो मैंने बताया है पीछे। ठीक है, या LAF क्या है। तो देखिए LAF अगर आपको कहीं दे तो उससे घूमने का या डिस्टर्ब होने का कोई उसमें वो नहीं है। लिक्विडिटी एडजस्ट फैसिलिटी, इसको कहा जाता है लिक्विडिटी एडजस्ट फैसिलिटी। इस फैसिलिटी के तहत ही रेपो रेट,
रिवर्स रेपो रेट, ये जो टूल्स का प्रयोग करता है रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट का, यह इसी के तहत करता है कौन, आरबीआई, ठीक ना। अब क्यों करता है मैं पहले ही आपको बता दिया मैंने कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और साथ साथ उसको आर्थिक वृद्धि को भी सही करना है, तो दोनों को क्या करना है, मुख्य रूप से संतुलित करना है, इन्फ्लेशन को भी और आपके आर्थिक वृद्धि को भी। इसलिए यह इस टूल, इन सभी टूलों का वो क्या करता है, आरबीआई प्रयोग करता है, ठीक है। तो इससे बहुत सारे रिलेटेड फैक्ट था जो मैंने बताया आपको। अब चलिए मुख्य जो आर्टिकल हम लोगों का था, उस आर्टिकल पे क्या कह रहा था हम लोगों का आर्टिकल, उसमें हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो वही इसमें कह रहा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत भारतीय रिजर्व बैंक हाल ही में सरकारी प्रतिभूतियों के खुले बाजार में खरीदा है। अब खरीदा हुआ तो क्या हुआ होगा, खरीदा हुआ तो क्या होगा बताइए। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत अगर वो खरीदेगा, बाई करेगा तो क्या करेगा, मार्केट में पैसे को डालेगा ना। मार्केट में पैसे को जब डालेगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा, या क्रय शक्ति क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। और यूएसडी और आईएनआर स्वैप के माध्यम से क्या कर रहा है वो, बैंकिंग प्रणाली में 1.9 लाख करोड़ रुपए डालने की अपनी योजना की घोषणा की है। अब ये बैंकिंग प्रणाली में जब 1.9 लाख करोड़ रुपया डालेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन धीरे से क्या होगी, फिर से बढ़ेगी, ठीक है। यानी परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए ये ऐसा काम कर रहा है। यानी मनी, क्योंकि मनी सप्लाई कब बढ़ती है, जब मनी मल्टीप्लायर जो है ये बढ़ता है, मुद्रा गुणांक जब बढ़ता है तो मनी मुख्य रूप से देखा जाए सप्लाई जो है, मुद्रा की जो आपूर्ति होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। वही काम कर रहा है। तो ये स्वैप जो है, ये इसको याद रखिएगा, एक अलग वर्ड है आपके लिए, एक नया। स्वैप के माध्यम से बैंकों को डॉलर देता है, फिर वहां से पैसा भी लेता है, यही काम करता है, या फिर से वहां से डॉलर ले लेता है, बैंकों में उतना पैसा डालता है, ठीक। तो देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा अभी मैंने बताया, वही सारी चीज़ें लिखी होंगी इसमें। ओएमएस से तात्पर्य है कि केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार की प्रतिभूतियों को बिक्री या खरीद से है। यह प्रणाली में मुद्रास्फीति, मुद्रा आपूर्ति पर लगाम लगाने के लिए मौद्रिक नीति का उपकरण है। तो केवल अगर आपसे पूछ देता है एग्जाम में कि केवल मुद्रास्फीति का ही नियंत्रण करने के लिए ओएमओ का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा नहीं है केवल मुद्रास्फीति को, बल्कि मुद्रास्फीति और साथ साथ आर्थिक वृद्धि को भी ध्यान में रखकर तब ये टूल्स का प्रयोग किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक ना। ये याद रखिएगा, यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा भी गया है ऐसे। तो आरबीआई जो है बाजार में रुपये की तरलता की स्थिति को टिकाऊ आधार समायोजित करने के लिए ऐसा ओएमओ का क्या करता है, प्रयोग करता है, ठीक है। अब जब बाजार में अत्यधिक तरलता है तो क्या करेगा, अत्यधिक तरलता होगा तो इन्फ्लेशन हाई होगा। अब इन्फ्लेशन हाई होगा तो उसको लो करने के लिए क्या करेगा वो, सीधी सी बात है, बेचेगा। किसको बेचेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जिसे को बेचेगा, और वहां से पैसा खींचने के लिए वहां तरलता को कम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है। इसी प्रकार तरलता की स्थिति जब तंग होती है तो केंद्रीय बाजार से क्या करती, प्रतिभूतियां खरीदता है। खरीदेगा कब प्रतिभूति, जब तरलता को मार्केट में बढ़ाना हो, तब तरलता जारी करने के लिए, ठीक है। तब प्रतिभूतियां खरीदने से प्रणाली में धन बढ़ता है, ब्याज दरें कम हो जाती है, ठीक है। जब खरीदेगा तो क्या होगा, पैसा देगा, पैसा देगा तो ब्याज दर क्या होगी, कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, और ऋण ऋण मुख्य रूप से प्राप्त करना आसान हो जाता है, आर्थिक गतिविधियां भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो ये सब सारी चीज़ें थी जो मुख्य रूप से न्यूज़ में बना हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि इकोनॉमी से रिलेटेड चूंकि है आप आर्टिकल आज का, और खासकर यूपीएससी इसको लाइक करता है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको, इसलिए हमने इसको बताया है। आशा करते हैं आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से इसको बताने का प्रयास किया हूँ। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।